नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र से ही बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र में सरकार चला रही महायुति गठबंधन में महाभारत देखने को मिल रहा है। महायुति गठबंधन में शामिल शिवसेना से सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने आरोप लगाया है उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के अधीन आने वाले वित्त मंत्रालय पर। उनका कहना है कि उनके विभाग को मिलने वाला फंड बिना उनकी जानकारी के कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया, जिससे पिछड़े वर्गों को जो सहायता मिलती है उसमें मुश्किलें होंगी। पूरा मामला क्या है, अभिषेक अवस्थी की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सामाजिक न्याय विभाग के 400 करोड़ से ज्यादा के फंड को डाइवर्ट कर दिया गया। सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट इस फैसले से नाराज हैं। उन्होंने वित्त विभाग पर आरोप लगाया कि बिना उसकी जानकारी के ऐसा किया गया। शिरसाट ने कहा कि अगर सरकार को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है तो उसे सामाजिक न्याय विभाग को बंद कर देना चाहिए। मेरे पास जब फरवरी में फाइल आई थी, मैंने उसको स्पष्ट तौर से फाइल पे लिखा है कि मेरे खाते से कोई कटौती नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी अकाउंट डिपार्टमेंट के कुछ जो लोग हैं वो अगर ऐसे करते हैं तो इसकी गंभीरता से दखल लेना ये सरकार का काम है और मैं उनको दिखा दिया कि ऐसा हो रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आदेश जारी कर पुष्टि की है कि सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग को विशेष अनुदान के रूप में 3,960 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से 410 करोड़ 30 लाख रुपए डाइवर्ट किए गए। इसी तरह आदिवासी विभाग को आवंटित 3,420 करोड़ में 335 करोड़ 70 लाख लाडली बहन योजना में दिए गए। वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने वित्त विभाग के खिलाफ मंत्री संजय शिरसाट के आरोपों पर जवाब दिया। अजीत पवार ने कहा कि आंतरिक मामले को सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं है और अगली कैबिनेट बैठक में सभी भ्रम दूर कर दिए जाएंगे। तो आमचा अंतर्गत प्रश्न आहे, आंतरिक मामले को सार्वजनिक करने का कोई कारण नहीं था। अगर जरूरत पड़ी तो मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अलावा संजय शिरसाट से बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा। 6 मई को कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अगर कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई गलती हुई तो हम उसे सुधारेंगे। दूर केले जातील, काही चुकलं असेल तरी दुरुस्त केले। इस बीच विपक्ष ने लाडली बहन योजना की किश्तों का भुगतान करने के लिए सामाजिक न्याय और आदिवासी विभाग से फंड डाइवर्ट की आलोचना की। शिवसेना यूबीटी के आनंद दुबे ने कहा कि सरकार के पास हमारी बहनों को भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं। वे अपने चुनावी वादे पूरे करने में असमर्थ हैं। यह सरकार हमारी बहनों के साथ स्पष्ट अन्याय और उद्योगपतियों के साथ न्याय कर रही है। ना आप हमारी लाडली बहनों के सही से एक बार न्याय कर पा रहे हैं, न तो सामाजिक न्याय कर पा रहे हैं, न आदिवासी न्याय कर पा रहे हैं। आप न्याय किसके साथ कर रहे हैं? केवल उद्योगपतियों के। लाडली बहनों को पैसे देना अब महायुति सरकार की गले में हड्डी बनकर फंस गया है। एक तरफ उनके मंत्री फंड डाइवर्ट करने के मुद्दे पर आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी ओर विपक्ष सरकार को चुनावी वादे बार बार याद दिला रहा है। कैमरामैन अर्जुन के साथ अभिषेक अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई। खबर राजस्थान से। राजस्थान की सियासत में पहली बार किसी विधायक के रिश्वत कांड ने तूफान ला दिया है। विधायक जयकृष्ण पटेल को एसीबी ने कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। रिश्वत की जो 20 लाख की राशि है वो भी बरामद कर ली गई है। सवाल ये है कि विधायक की विधायकी अब बच पाएगी या नहीं। आपको बता दें कि राजस्थान एसीबी द्वारा ऐसे रिश्वत कांड में किसी विधायक को गिरफ्तार करने का ये पहला मामला है। आगे से ले लीजिए प्लीज, आगे से लीजिए। राजस्थान की सियासत में भूचाल लाने वाले विधायक रिश्वत कांड में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। बाप पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल पर आरोप है कि उन्होंने एक खनन कंपनी से विधानसभा में लगाए गए 3 सवाल वापस लेने के बदले 2.5 करोड़ रुपए की मांग की थी। कल जब एसीबी की टीम ने उन्हें ट्रैप किया तो उनका निजी सचिव रोहित रिश्वत के 20 लाख की रकम लेकर फरार हो गया था। एसीबी ने आज 20 लाख की रकम भी बरामद कर ली है। गिरफ्तारी के बाद आज विधायक जयकृष्ण पटेल और उनके चचेरे भाई को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट से बाहर निकलते हुए विधायक ने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। से फंसाया जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे बिल्कुल कानून के साथ। एसीबी ने इस मामले में विधायक के खिलाफ तकनीकी सबूत भी जुटा लिए हैं। विधायक क्वार्टर्स के सभी सीसीटीवी फुटेज भी सीज कर दिए गए हैं। सर्वर रूम की भी एफएसएल टीम से जांच करवाई जा रही है।
इतना ही नहीं, एसीबी ने विधायक के गनमैन, ड्राइवर, ऑफिस के कर्मचारियों और सोशल मीडिया संभालने वालों से भी पूछताछ की है। इन्होंने कोई प्रश्न लगाया विधानसभा में जिस क्षेत्र में, उस प्रश्न को ड्रॉप करने की एवज के अंदर इनसे 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। इसकी एवज में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में 20 लाख रुपए आज इन्होंने लिए है। गिरफ्तारी के बाद जयकृष्ण पटेल की विधायकी पर भी तलवार लटक गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि ऐसे मामलों में पहले कोर्ट का फैसला जरूरी होता है, उसके बाद ही विधायिका पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। वहीं बीएपी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन करने वाली कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। सचिन पायलट ने कहा कि अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता के विश्वास से खिलवाड़ हुआ है। अगर ये जांच हो रही है, अगर ये सही पाया गया तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। इस प्रकार की घटना शायद राजस्थान में पहली बार हुई है और हम सबको सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार की राजनीति हम प्रदेश में चाहते हैं। बता दें कि विधानसभा में विधायक जयकृष्ण पटेल ने बीते सत्र के दौरान 11 जुलाई 2024 को अवैध खनन, फार्म हाउस, वन्य जीव और नशा तस्करी को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कुछ सवाल किए थे। विधानसभा में इन्हीं खनन से जुड़े सवालों को हटवाने को लेकर रिश्वत का खेल शुरू हुआ। बताया जाता है कि बीएपी विधायक ने इन सवालों को हटाने के लिए पहले 10 करोड़ की डिमांड की थी, लेकिन 2.5 करोड़ में आखिरकार डील तय हुई। ये पहली बार है जब राजस्थान में कोई विधायक रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। अब सबकी नजरें कोर्ट की सुनवाई और एसीबी की जांच पर टिकी है। जयपुर से एनडीटीवी के लिए सुशांत पारिक की रिपोर्ट। और पहलगाम में आतंकी हमला करके पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि भारत ने एक और बार कड़ा कदम उठाते हुए बगलिहार बांध से चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बगलिहार बांध लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान इस मामले में विश्व बैंक की मध्यस्थता की भी मांग कर चुका है। भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम है। इस पूरे मामले पर केंद्रीय जल आयोग के पूर्व चेयरमैन ए.के. बजाज से बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। बागलिहार डैम प्रोजेक्ट को लेके जो खबर आ रही है, इसकी क्या बेसिक्स हैं, मतलब उसको कैसे समझा जाए? क्या भारत ने, हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को पहले जितना पानी मिलता था अब उस पानी की सप्लाई को रोक दिया गया है? ये जो बागलिहार डैम है ये एक पनबिजली योजना है और जो कि हमको ट्रीटी के तहत परमिसिबल था उसके हिसाब से ही बना हुआ है। तो ट्रीटी के तहत पाकिस्तान बहुत ध्यान रखता था कि हमको कोई ज़्यादा स्टोरेज ना बना पाए हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। और ये रन ऑफ द रिवर स्कीम है जिसमें 2 दिन का पानी 3 दिन का पानी आके इकट्ठा हो सकता है और उसका साथ के साथ हम रोज़ के रोज़ पानी से बिजली जनरेट करके और नीचे भेज देते थे। तो अब जो सरकार ने किया है या बागलिहार प्रोजेक्ट अथॉरिटी ने किया है, शायद उन्होंने पिछले 1-2 दिन से पानी को जो है वो बिजली बनाना बंद कर दिया है और जितनी उस रिजर्वॉयर की कैपेसिटी है उसको पूरा भरने की कोशिश में है। तो ये हम लोग इससे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से ही बना हुआ प्रोजेक्ट है। तो इसमें ज़्यादा स्टोरेज है ही नहीं। हम मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन या 4 दिन डिपेंडिंग के कितना पीछे से फ्लो आ रहा है इतना ही बस पानी रोक पाएंगे। उसके बाद हमको पानी को बिजली बना के छोड़ना ही पड़ेगा नीचे जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास परमानेंट स्टोरेज स्ट्रक्चर्स नहीं है वहाँ। हाँ, वहाँ बागलिहार की कैपेसिटी नहीं है इतनी ज़्यादा स्टोरेज करने की। लेकिन फौरी तौर पे आप 2-3 दिन के लिए भारत पानी रोक सकता है। हाँ, 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के, डिपेंडिंग पीछे से कितना पानी आ रहा है आज की डेट में। प्यार का झांसा देकर रेप और फिर ब्लैकमेलिंग, एक छात्रा से दूसरी छात्रा तक ब्लैकमेलिंग का ये नेटवर्क किस तरह से चलता रहा, भोपाल रेप केस पर विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये महिला आयोग की टीम है। भोपाल में कॉलेज छात्राओं से रेप, गैंग रेप, ब्लैकमेलिंग के मामले को लेकर रायसेन रोड स्थित कॉलेज में पहुंची, जहां कॉलेज प्रशासन अधिकारियों और पीड़ित छात्राओं को पढ़ाने वाले स्टाफ से पूछताछ हुई।
भोपाल में हुए रेप कांड को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी इस मामले में जांच पड़ताल के लिए गठित की गई थी। वो 3 सदस्यीय टीम पिछले 3 दिनों से भोपाल में ही मौजूद है और आज टीम प्रबंधन यानी कि कॉलेज प्रबंधन से पूछताछ करने के लिए संबंधित कॉलेज पहुंची है। एसडीएम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं के साथ में यहाँ पर आयोग की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी। वो टीम की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा पा रहे हैं। आप देखिए टीम में जितनी भी लोग मौजूद है वे सभी लोग यहाँ पे आज पहुंचे थे। जांच कमेटी की अगर बात करें तो यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने तमाम बिंदुओं पर चर्चा की और साथ ही में पूछताछ की है। कॉलेज आई थी और अभी आपने देखा यहाँ पे क्लब 90 पे आई थी जी सर, आगे कितनी कार्रवाई उनके द्वारा भी आयोग की टीम ही बता पाएगी। मैं तो जस्ट चूंकि एरिया में थे, वो आए थे इसलिए मैं देखने आया। वो अपना कर रहा है, उनकी एक टीम बनी हुई है, वो अपना इंक्वायरी कर रहा है। इसके बाद महिला आयोग की टीम क्लब 90 पहुंची, कॉलेज से महज 100 मीटर दूर। नगर निगम की वही प्रॉपर्टी जहां मासूमियत का सौदा होता था। एनडीटीवी के पास मौजूद ये तस्वीरें बता रही हैं ये महज एक इमारत नहीं बल्कि एक जाल था जहां कई जिंदगियां तहस नहस हुई। पुलिस ने होटल को सील कर दिया है और अब जांच जारी है। कुछ दिन पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की एक समिति भी गठित की गई थी। वो टीम जो है वो पिछले 3 दिनों से भोपाल पहुंची हुई है और इस वक्त जांच पड़ताल करने और मामले में कार्रवाई करने के लिए वे क्लब 90 पहुंचे हैं, जहां पर ये आरोप लगाए थे कि जो आरोपी थे वो पीड़िताओं को लेकर पहुंचते थे। मौके पर टीम जो है वो जगह जगह पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ कर रही है। आप जो टीम देख रहे हैं उसमें समिति की अध्यक्ष और झारखंड की पूर्व डीजीपी निर्मल कौर मौजूद है। जबलपुर हाईकोर्ट की अधिवक्ता निर्मला नायक यहाँ पर मौजूद है और उन्हीं के साथ में यहाँ पर जो आयोग है उसके अपर सचिव आशुतोष पांडे भी मौजूद है। 10 दिनों का समय टीम को दिया गया है ताकि टीम 10 दिनों में पूरी कार्रवाई करके जो विशेष रिपोर्ट है उसे अधिकारियों को और सौंप सके। करीब 1 वर्ष पहले की बात है और ये जो हमारा पूर्व में आरोपी गिरफ्तार हैं फरहान और अली, ये एक एक करके कमरे पे ले गए थे किसी भी तरह से बहाने से और वहाँ कमरे पे दोनों के द्वारा इनका रेप किया गया था। इसीलिए हमने गैंग रेप की धारा 376D और 506 उनको धमकी देने की, वीडियो ब्लैकमेल करने की और भी ऐसी बातें थी जो कि धर्म संबंधी थी, तो इसलिए हमने मध्य प्रदेश का धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम की धाराएँ लगाई हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत अप्रैल की 10 तारीख से हुई। गर्मी से झुलसता भोपाल बाग सेवनिया थाने में पुलिसकर्मी रोज की तरह अपने केस की फाइलों में डूबे थे। तभी एक डरी सहमी थरथराती हुई आवाज उनके चैम्बर में पहुंचती है। सामने खड़ी थी एक लड़की, बोली, सर एक लड़का मुझे परेशान कर रहा है, उसके मोबाइल की जांच होनी चाहिए। किसी आम शिकायत की तरह थानेदार ने लड़के को थाने बुलवा लिया, उसका मोबाइल जब्त कर लिया, लेकिन जो उन्होंने उस फोन के भीतर देखा उसे न सिर्फ पुलिस महकमे को चौंका दिया बल्कि पूरे शहर को हिला कर रख दिया। उस मोबाइल में थे 12 से ज्यादा अश्लील वीडियो, हर वीडियो में एक अलग लड़की और उसी पल शुरू हुआ एक सनसनीखेज खुलासा रेप, गैंग रेप और ब्लैकमेलिंग के एक ऐसे नेटवर्क का जिसने भोपाल और आसपास की मासूम जिंदगियों को शिकारी जाल में जकड़ रखा था। पुलिस को शक है ये वीडियो पॉर्न इंडस्ट्री में बेचने की तैयारी थी। मोबाइल से डिलीट वीडियो भी रिकवर हो रहे हैं, बैंक खातों की जांच चल रही है। ये बात सही है, अगर पुलिस बहुत तत्परता से काम नहीं करती, पुलिस बहुत सारी चीज़ों में खुद इनिशिएटिव नहीं लेती, तो एक संभावना थी और ये बिल्कुल संभव था और आरोपी का भी ऐसा कहना था, वो वीडियो वायरल कर दिया। 2 मई को भोपाल के 26 चौराहों पर प्रदर्शन हुआ। इस घिनौनी वारदात के खिलाफ गुस्सा उबल पड़ा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर कैसे लड़कियों को फांसता था ये गैंग, कैसे बनता था यकीन का रिश्ता जो बनता था ब्लैकमेलिंग का हथियार। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है साल 2022 में। एक बड़े कॉलेज के बाहर कुछ युवा बातचीत कर रहे थे, वहीं पहुंची 11वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की अपनी बड़ी बहन से मिलने, लेकिन उसे नहीं पता था इस मुलाकात के बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। बड़ी बहन की दोस्ती के बहाने छोटी बहन को निशाना बनाया गया और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ जो किसी हॉरर थ्रिलर से कम नहीं। 16 साल की नाबालिग फरहान उसे बाइक पर घुमाने ले जाता है, फिर एक दिन भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में एक कमरे में ले जाकर उसका बलात्कार करता है, वीडियो बनाता है और धमकी देता है, अगर कुछ कहा तो सबको दिखा दूंगा। इसके बाद कई बार जबरदस्ती, धमकी, मारपीट और ब्लैकमेल। 8 अप्रैल की रात फरहान इंदौर पहुंचता है। आधी रात को लड़की के घर का दरवाजा खटखटाता है, चाकू दिखाता है, फोन छीनकर फ्लाइट मोड में डाल देता है और बनाता है न्यूड वीडियो। उस दिन लड़की ने अपने डर को हिम्मत में बदला।
रिश्तेदारों से बात की और 10 अप्रैल को भोपाल के बाग सेवनिया थाने पहुंच गई। जब फरहान को हिरासत में लिया गया और उसका फोन खंगाला गया तो पुलिस के भी होश उड़ गए थे। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक साहसी मोड़ की भी कहानी। पीड़िता ने हार नहीं मानी। उसने वीडियो देखकर दूसरी लड़कियों की पहचान की, उनसे संपर्क किया और कहा, डरोगे तो ये गैंग और बढ़ेगा, लड़ना पड़ेगा। कुछ लड़कियां जो बदनामी के डर से पढ़ाई छोड़कर गांव लौट गई थीं, वो भी लौट आईं। अब तक 6 लड़कियां FIR दर्ज करा चुकी हैं। इस मामले में फरहान मुख्य आरोपी है। लड़कियों को फांसने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई लड़कियों से उसने ज्यादती की। साहिल खान मूलतः पटना का रहने वाला है। अशोका गार्डन इलाके में डांस क्लास चलाता था। इसके मोबाइल में कई आपत्तिजनक वीडियो मिले। अली खान जून 2024 में अशोका गार्डन के एक होटल में बंगाल की छात्रा से दुष्कर्म किया। वीडियो बनाकर फरहान को भेजा। जुलाई 2024 में मिलने के बहाने बुलाया। यहाँ पहले से फरहान मौजूद था। वीडियो वायरल करने का डर दिखाकर फरहान ने गलत काम किया। साद उर्फ शमसुद्दीन मैकेनिक है और फरहान का दोस्त। 500 रुपए के लालच में यही लड़कियों को लाता ले जाता था। फरहान के कहने पर जबरदस्ती उन्हें गांजा पिलाने का भी काम करता था। अबरार कोलकाता का रहने वाला है। भोपाल पढ़ने आया था लेकिन पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस चला गया। गिरफ्तारी के लिए टीम कोलकाता रवाना हुई। इसके कमरे में लड़कियों से दुष्कर्म हुआ। नबील बिहार का रहने वाला है। बीच में पढ़ाई छोड़कर चला गया। लड़कियों को बदनाम करने में इसकी भूमिका रही। इसके भी कमरे का इस्तेमाल किया गया। उसका कुछ तो गलती है ना। अब बाप हूँ तो मैं उसको छोड़ तो दूंगा नहीं। अगर उसने गलती की है तो न्यायालय सजा देगा और मैं तो उसको निकाल ही दिया है। अब मेरे दिल से उतर गया है। मैंने जिस तरीके से उसकी परवरिश करी, जिस तरीके से उसको रखा, तो अब इस तरीके से दोस्त यारी में साथ रहने के बाद उन्होंने जो कहा तो उससे तो मेरे दिल से उतर ही गया ना। इस मामले में सिर्फ अबरार अब फरार है। 2 मई 2025 की रात करीब 11 बजे भोपाल के अशोका गार्डन पुलिस फरहान को उसके साथी अबरार की तलाश और सबूत जुटाने के लिए सीहोर के बिल्किसगंज के लिए लेकर निकली। आरोपी ने रास्ते में टॉयलेट करने का बहाना बनाया, गाड़ी रुकवाई। सब इंस्पेक्टर से पिस्टल छीनने की कोशिश की। पुलिस और आरोपी के बीच झूमाझटकी हुई। गोली चली जो फरहान के पैर में लगी। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। रातीबड़ के पास जो सर्वर गांव पड़ता है, वहां पर जो ये मुख्य आरोपी है फरहान, उसके द्वारा टॉयलेट जाने का बोल करके गाड़ी रुकवाई गई, जिसमें जब जो स्टाफ उसके सुरक्षार्थ लगा हुआ था उसमें से सब इंस्पेक्टर से उसने पिस्टल छीनने का प्रयास किया, जिसमें उन दोनों के बीच में छीना झपटी हुई और एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ जिसमें फरहान को जो है पैर में गोली लगी है। उधर सरकार ने पूरे राज्य में लड़कियों के साथ योजनाबद्ध तरीके से प्रेम जाल, धोखे, धमकी के माध्यम से धर्मांतरण की जांच को लेकर राज्य स्तरीय SIT का गठन कर दिया है। टीम की कमान भोपाल देहात के IG अभय सिंह को सौंपी गई है। SIT संबंधित जिलों में हुई ऐसी घटनाओं की पहचान और विस्तृत जांच करेगी जिनमें बालिकाओं या महिलाओं को बहलाकर, धमकाकर या प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए विवश किया गया हो। घटना में शामिल लोगों या गिरोह की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। किसी अंतर्राज्यीय या विदेशी नेटवर्क की संलिप्तता की भी जांच होगी। ये बहुत ही निंदनीय है और इस तरह के किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले भी मध्य प्रदेश में हमने इसके खिलाफ कानून बनाया था, धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, उसके तहत कार्रवाई भी हुई। भोपाल के मामले में भी SIT गठित की गई थी, पर उसके बाद 2-3 शहरों से और ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं, तो प्रदेश लेवल की SIT बनी है और ये सुनिश्चित है कि इस तरह से किसी को भी बर्दाश्त बख्शा नहीं जाएगा, घोर से घोर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक गैंग की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जो अब जाग रहा है, उस समाज की जो अब आवाज उठा रहा है और उन लड़कियों की जिन्होंने अपनी टूटती आवाज को हथियार बना लिया है। भोपाल से निहारिका शर्मा के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV।